गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। +1 क्लास का सेकंड लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में इस लेसन के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डाल्टन जो थे उन्होंने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी 1808 में, जिसके पॉइंट हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं और छोटी क्लासों में भी 9th क्लास में भी आ चुका है। उसमें एक पॉइंट ये था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कि एटम जो है, एटम इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, नो फर्दर डिवीजन, यानी कि इसकी कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। किसकी? एटम की। एटम जो है वो इंडिविजुअल ही पार्टिकल है, यानी कि छोटा टुकड़ा है, उससे आगे उसकी फर्दर डिवीजन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक स्टडी आगे बढ़ी तो फिर जो है कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, एटम के और भी टुकड़े हो सकते हैं। ठीक, और टुकड़े क्या हुए कि जैसे जैसे डिस्कवरी हुई नई नई, तो ये बात आई कि एटम आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के एटम बना है। और वो जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, उनको प्रोटॉन कह रहे हैं, न्यूट्रॉन कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं, तो वो एटम के पार्ट हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये और छोटे टुकड़े जो हैं एटम के हुए, बताए साइंटिस्टों ने अलग अलग। तो उसके लिए अलग अलग स्टडी हुई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए जो है कैथोड रे की स्टडी आई। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने के लिए पहले क्या करना पड़ा? कैथोड रेज की स्टडी। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए। ये बात क्लियर है कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी उसमें एक पॉइंट था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसके कोई आगे टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन जैसे जैसे स्टडी हुई साइंटिफिक, उन्होंने कहा कि एटम के टुकड़े हो सकते हैं। एटम के जो पार्टिकल हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आगे चल करके साइंटिस्टों ने इनके बारे में बताया। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बताई, और प्रोटॉन को डिस्कवर किया ई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में, और जेम्स चैडविक ने जो है, जेम्स चैडविक ने क्या कहा? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में अपनी बात रखी। तो एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, तो उसकी डिस्कवरी से पहले यानी कि कैथोड रे के बारे में स्टडी हुई, क्योंकि कैथोड रे से के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसलिए पहले कैथोड रे की स्टडी हुई। और कैथोड रे की जो स्टडी हुई वो विलियम क्रूक ने की। विलियम क्रूक का एक एक्सपेरिमेंट है, वहां से कैथोड रे की स्टडी शुरू हुई। विलियम क्रूक ने जो है 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कैथोड रे के बारे में बताया, डिस्कवरी कर दी कैथोड रे की। कैसे की? वो एक्सपेरिमेंट क्या था विलियम क्रूक का, वो देखे। इन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली ग्लास की, 60 सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर की एक ग्लास ट्यूब ले ली। क्या ले ली? ग्लास ट्यूब, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोले। डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी थी? ग्लास की। और उसके अंदर
दो प्लेट लगा दी मेटल की, एक ये इधर प्लेट लगा दी और एक ये इस तरह से फिट कर दी, और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया जो प्रेशर को डिक्रीज करने के काम आया। यहाँ पे क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया, इससे कॉर्क लगा दिया इसके, और इसका नाम क्या है, वैक्यूम पंप। ये क्या है, प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, और इन्होंने प्लेट जब लगाई तो इसको कनेक्ट किया हाई वोल्टेज डीसी से, और जो हाई वोल्टेज डीसी थी वो कितनी थी, 10,000 वोल्ट, क्या डायरेक्ट करंट से कनेक्ट कर दिया इसको। हाई वोल्टेज यानी कि कितना, 10,000 वोल्ट डायरेक्ट करंट से, और ये जो टर्मिनल था ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और इधर वाला जो टर्मिनल था वो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इसका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इस तरह से कनेक्टिविटी इन्होंने कर दी इसकी। और इस तरह से जब इन्होंने कनेक्टिविटी की तो जो गैस थी इसके अंदर, ट्यूब के अंदर, उसका प्रेशर जो है कितना लिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया। कितना लिया, 1 एटमॉस्फेरिक। जब इसको कनेक्ट कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, तो इसमें जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे, कोई चीज रख करके देखी, या ऑब्स्टेकल कोई लगा करके देखा, ZNH स्क्रीन लगा करके देखी, तो उस टाइम इसमें कोई करंट पास नहीं हुआ। तो जब फर्स्ट जो स्टेप इन्होंने ली, वोल्टेज तो लगा दी, वोल्टेज कितनी, 10,000 वोल्ट, ये तो फिक्स कर दी, लेकिन जब प्रेशर क्या लिया, 1 एटमॉस्फेरिक। जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया तो नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ गैस में से, क्योंकि गैस जो है वो इंसुलेटर है, नो करंट फ्लो। जब प्रेशर कितना लिया, 1 एटमॉस्फेरिक, तो कोई करंट फ्लो इसमें से नहीं हुआ। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप ली, इन्होंने फिर गैसेस का वैक्यूम पंप लगा रखा था, प्रेशर कम करना शुरू कर दिया, और कम किया। जैसे ही प्रेशर कम किया तो लगभग 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले गया। जब 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो इन्होंने रख लिया, यानी कि कम कर दिया, और इतना जब हुआ तो उस टाइम इन्होंने देखा कि करंट इसमें से फ्लो करना शुरू हो गया। क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू कर गया, करंट फ्लो। और करंट फ्लो के साथ क्या हुआ, यहाँ पे करंट तो फ्लो हुआ ही, साथ में रेडिश ऑरेंज की रेडिश ऑरेंज कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई। कब, जब हम इसमें नियोन गैस लेंगे, हीलियम और नियोन गैस लेंगे, तो उस टाइम रेडिश ऑरेंज कलर की लाइट इसके अंदर प्रोड्यूस हुई, यानी कि ट्यूब का जो कलर था वो कैसा हुआ, रेडिश ऑरेंज कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया इसका जो कलर। और इसका जो यूज है, अब नियोन जो ट्यूब बोलते हैं इसको, इसका यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट जो है ना, उसके लिए इसका यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है, जैसे बड़े बड़े मॉल वगैरह होते हैं, उनके ऊपर नाम लिखा होता है, चमकदार बोर्ड सा लगा होता है, तो वो क्या है, वो यही है। इसी तरह की ट्यूब तैयार की जाती है और उसके ऊपर नाम लिख दिया जाता है, और वो चमकता है, दूर से ही दिखाई देता है। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए नियोन ट्यूब का यूज करते हैं। तो इस तरह का करंट फ्लो हुआ गैस में से, अगर उस जो कलर्ड ग्लो हुआ वो डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस आप ले रहे हो। नियोन गैस लेंगे तो रेडिश कलर वहां से क्या है, उसकी शाइनिंग हुई, ग्लो हुआ उसका रेडिश ऑरेंज कलर का, जब नियोन गैस लेते हैं, ठीक। और दूसरी गैस लेंगे तो वो दूसरा कलर इसके अंदर होगा, फिक्स नहीं है, हर गैसेस की नेचर पे डिपेंड करेगा।
दूसरी गैस के लिए दूसरा कलर भी होगा। तो इसलिए नियोन का इसीलिए यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। कहाँ पे यूज कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट, जो बोर्ड हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के बोर्ड, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये दूर से ही चमकेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। इन्होंने फिर इसको एक स्टेप और आगे लेकर के आए। क्या किया इन्होंने? एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया कि प्रेशर जो है 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया। क्या ले लिया? 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे इन्होंने ले लिया। और जो 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो फिर क्या हुआ? फिर जो है इसके अंदर जो प्रेशर डिक्रीज कर दिया और भी, तो उस टाइम ये जो कलर था, जो गैसेस की वजह से कलर इसके अंदर था, करंट फ्लो तो इसमें भी होगा, करंट फ्लो हुआ, लेकिन जो कलर था वो क्या हुआ? डिसअपियर हुआ। करंट क्या हुआ? डिसअपियर हो गया। करंट क्या हुआ? डिसअपियर। यहां से कलर डिसअपियर हो गया, यानी कि ये व्हाइट कलर की ट्यूब यहां से बन गई, और इसमें से करंट पास हुआ। और करंट पास हुआ, उसके लिए यहां से जो रेज निकली, यहां से जो रेज निकली नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की साइड गई, उन्हीं का नाम क्या रखा गया? फिर कैथोड रे। और फिर कैथोड रे जो है यहां से निकल करके वहां तक गई, जिसकी वजह से करंट इसके अंदर से फ्लो हुआ। अदरवाइज गैस जो है वो इंसुलेटर होती है, जब उनका प्रेशर कम होता 1 एटमॉस्फेरिक में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते रहे तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ। ठीक, तो फिर ये जो विलियम क्रूक ने बेस बनाया कि जो गैस हैं उसके पार्टिकल्स हैं, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसको फिर आगे बढ़ाया जे थॉमसन ने। तो विलियम क्रूक के तीनों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तीनों पॉइंट ये थे। विलियम क्रूक ने जो है यहां से शो कर दिया कि जो गैसेस हैं वो लो प्रेशर के ऊपर जब लेकर के जाएंगे तो उनमें से करंट फ्लो होगा। ठीक, तो इसी एक्सपेरिमेंट को फिर आगे फर्दर जे थॉमसन ने आगे बढ़ाया, और उन्होंने एक एक पॉइंट इसके अंदर देने शुरू किए। विलियम क्रूक के बाद आए जे थॉमसन। करंट पास हुआ तो उससे पता लग गया कि कोई ना कोई पार्टिकल है जो यहाँ से चला वहां तक गया। ठीक है, तो उनका नाम रख दिया कैथोड रेज। फिर आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट को बेस मान करके आगे फर्दर इसके ऊपर स्टडी की। और पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया कि जो कैथोड रेज यहाँ से निकली है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ गई है, तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो एक सीधी रेखा में चलेंगी। कैसे किया? तो उसके लिए इन्होंने बीच में एक ऑब्स्टेकल रख दिया, ऑब्स्टेकल रखा, और उस ऑब्स्टेकल में उसको यहाँ पे रख दिया, मान लो इस तरह से। ये फैन की शेप का कोई ऑब्स्टेकल यहाँ बीच में इन्होंने रख दिया, और यहाँ से रेज निकली कैथोड रेज, तो कैथोड रेज ट्रेवल हुई इधर से इधर। तो जैसे ये ट्रेवल हुई, यहाँ एक ZNS स्क्रीन इन्होंने ले ली, और उस ZNS स्क्रीन के ऊपर ZNS स्क्रीन इन्होंने देखा कि इसकी जो परछाई है यहाँ पे बन गई है। परछाई बनने का मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड रेज थी, ये जो लाइट थी इसकी, वो क्या हुई, इसका मतलब इस एरिया में से
पास नहीं हुई और इसलिए इसकी इमेज यहाँ पे बन गई। इसकी परछाई यहाँ पे ZN स्क्रीन पे दिखाई देना शुरू। इसका मतलब कैथोड रेज जो है वो पास हुई, जैसे ही पास हुई तो इस फैन के अंदर से पास नहीं हुई, इसलिए इसकी इमेज वहां पे आगे बन गई। यानी कि इसका एक, या हम कह सकते हैं इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ, स्क्रीन के ऊपर इसकी छाया बन गई। और इस छाया को देख के ही इन्होंने कहा कि कैथोड रे जो है वो एक सीधी रेखा के अंदर ट्रेवल करती है। कैथोड रेज क्या कर रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में, तो कोई चीज रख दें तो उसमें से पास नहीं होगी, और नहीं रखी है तो उसमें फिर आगे सीधी ये जाती। तो ये पहली जो है प्रॉपर्टी उन्होंने बता दी कैथोड रे की, जे थॉमसन ने, कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, फिर जो है इन्होंने इसी फैन को थोड़ा बीच में रखने की बजाय, फिक्स करने की बजाय, फिर जो है एक फ्री मूविंग फैन ले लिया, और फ्री मूविंग फैन लेकर के यहाँ पे रखा। और वो फ्री मूविंग जो फैन था, इस तरह से जब इसको रखा फ्री मूविंग फैन को, तो कैथोड रेज जैसे इसके ऊपर पड़ी, दूसरी प्रॉपर्टी निकल करके आई कि ये जो है इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। इस फैन ने क्या किया, रोटेट होना हो ये शुरू हुआ इसकी वजह से। तो इससे पता लगा कि कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी है। कुछ पार्टिकल हैं जो इस कैथोड रे को बना रहे हैं, जो निकल रहे हैं, तो फैन से जब टकराए तो उन्होंने फैन को रोटेट करना शुरू कर दिया, और जब फैन को रोटेट कर दिया तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज आकर के टकराई है इनसे, और उन्हीं को कहा कि वो कैथोड रेज हैं और वो मेटल पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने ये बता दी कि कैथोड रे आर मेड अप ऑफ मेटल पार्टिकल, कोई ना कोई मेटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। इसी तरह से फिर जो है आगे फिर एक्सपेरिमेंट किए, और फिर क्या किया, फिर इन्होंने इसके यहां से बीच में क्या लगा दिया, इन्होंने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव प्लेट इधर और इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दी। तो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट इस तरह से लगाई, तो जो कैथोड रे गई, तो कैथोड रे जो गई तो वो क्या हुई, जैसे ही मैग्नेट इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकली तो वो की साइड डाइवर्ट हुई पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब डाइवर्ट हुई तो इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी, दे हैव, कैथोड रे की प्रॉपर्टी बता दी कि ये पॉजिटिव की साइड इसलिए गई है क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दे हैव नेगेटिव चार्ज, जो कैथोड रे हैं क्या है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इसी तरह से इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई करके देखा उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा करके देखा। मैग्नेटिक फील्ड, इधर नॉर्थ पोल लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, नॉर्थ पोल, और इधर लगा दिया साउथ पोल। ठीक, तो यहाँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल। फिर भी क्या हुआ, ये डाइवर्ट हुई किस साइड, नॉर्थ की साइड, और नॉर्थ की साइड जब हुई तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि दे हैव नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ से प्रूव हुई कि कैथोड रेज हैं उनके ऊपर चार्ज भी है, और वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टीज है जो थॉमसन ने बताई। उसके बाद फिर और एक्सपेरिमेंट किए। फिर क्या किया इन्होंने, परफोरेटेड एनोड ले ली, एनोड की प्लेट की बजाय परफोरेटेड एनोड यहाँ पे ले ली। और परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या है, परफोरेटेड
एनोड का मतलब है कि इस तरह की एनोड यहाँ पे तैयार कर ली, लास्ट की बजाय यहाँ ले आए, और यहाँ एक प्लेट इस तरह की बना ली एनोड, और उसके अंदर होल कर दिए, खाली जगह, परफोरेटेड बोलते हैं इसको, परफोरेटेड एनोड तैयार। और जैसे ही ये कैथोड रेज आई, ये इसमें से पास हुई, ठीक, इन होल में से आगे पास हुई, यानी कि पास हो जाएंगी। और फिर आगे जो है ZNS स्क्रीन ले ली, क्या ले ली, ZNS स्क्रीन, ZNS स्क्रीन, ठीक। ZNS स्क्रीन जैसे ही ली और कैथोड रे पास हुई, पास होते ही जैसे ही यहाँ कैथोड रे आकर के टकराई, तो यहाँ क्या हुआ, ग्रीनिश ग्लो, ग्रीनिश ग्लो। ZNS क्या है, फ्लोरेसेंट प्लेट है, यानी कि वो चमकेगी अगर उसके ऊपर लाइट डालेंगे, तो यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो हुआ, ग्रीन कलर की जो है इसके ऊपर ZNS स्क्रीन के ऊपर चमक आ गई। फ्लोरेसेंट होता है ये, फोस्फोल्यूसेंट भी बोलते हैं, जिस पे लाइट पड़ती है तो वो चमकती जो चीजें हैं उसको क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंट। तो ZNS स्क्रीन जैसे ही इसके ऊपर यहाँ लगाई और कैथोड रेज पड़ी, तो इसकी चमक कैसे हुई, ग्रीनिश ग्लो, ग्रीनिश कलर की ग्लो यहाँ शो की, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस ग्रीनिश ग्लो या fluorescent when strike on ZNS स्क्रीन, ठीक। जब ZNS स्क्रीन के ऊपर टकराएंगे तो ये क्या होगा, ग्रीन ग्लो होगा या फ्लोरोसेंट जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा, ठीक। फ्लोरोसेंस यानी कि चमक यहाँ पे दिखाई देगी किसकी, लाइट पड़ने की, ठीक। तो इसलिए ZNS स्क्रीन के ऊपर ग्लो हो जाएगा, ठीक। फिर क्या किया, फिर नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया, नेक्स्ट इसके अंदर एक मेटल फॉइल रख दी बीच में, यहाँ पे छोटी सी मेटल फॉइल, जैसे ही थिन मेटल फॉइल रख दी, थिन मेटल फॉइल। इस थिन मेटल फॉइल को रखने से ये जो कैथोड रेज है वो इसके अंदर से पास हुई, तो दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब कि ये जो है क्या करेंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे, किसमें से, जो मेटल की फॉइल है उसमें से पास हो जाएंगी। जब वेरी थिक मेटल फॉइल लेंगे, अगर उसकी थिकनेस बढ़ा देंगे, मोटाई ज्यादा लेंगे, फिर पास नहीं होगी, ठीक। तो जब पतली होगी यानी कि थिकनेस कम होगी, तो उस टाइम ये कैथोड रेज उसके अंदर से पास हो जाएगी, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ये शो करते हैं। इसी तरह से कुछ हार्ड मेटल हैं, हार्ड मेटल लिए, मान लो टंगस्टन ले लिया, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मान लो मेटल क्या लिया, टंगस्टन, और वो बीच में रख दिया। जैसे ही टंगस्टन को रखा तो टंगस्टन के ऊपर जैसे ही कैथोड रेज पड़ी, कैथोड रेज के पड़ने से टंगस्टन जो है वो हीट हो गई, दे प्रोड्यूस हीट, दे प्रोड्यूस हीट व्हेन strike on hard metal like tungsten, मोलिबेंडम, टंगस्टन है, मोलिबेंडम है, इस तरह के मेटल के ऊपर टकराएगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, दे प्रोड्यूस हीट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेंगी कौन, कैथोड रेज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है, when cathode rays strike with hard metal, they produce
दे प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरे भी प्रोड्यूस करेंगी। एक्सरेज क्या है, बिल्कुल ही हार्ड मेटल जब सामने रखा तो उसको हीट तो करेंगी, साथ के साथ उसमें से वापस रेज निकालेंगे, और उन रेज का नाम क्या रखा, उनको कह रहे हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे के बराबर है, तो दे प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टी थी किसकी थी, कैथोड रेज की। कौन सी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दे हैव मेड अप ऑफ मेटल पार्टिकल, मेटल पार्टिकल से बनी है। दे हैव नेगेटिव चार्ज, उनमें नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद जेड स्क्रीन के ऊपर ग्रीनिश ग्लो है। ठीक, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट होगा और एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक प्रॉपर फोटोग्राफिक प्लेट, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप ले लें। इस तरह से 8 प्रॉपर्टी या कैथोड रेज की हुई, एक एक करके हमने स्टडी की। आशा है कि सभी को समझ में आई होगी। फिर इसी में नेक्स्ट जो एक छोटा स्टेप और यहाँ बाकी है वो ये है कि कैथोड रेज को कहा कि मेटल पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसी को क्या कहा, कैथोड रेज मेड अप ऑफ metal particle having negatively charged, known as इलेक्ट्रॉन। इसी को इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। क्या है, जो मेटल पार्टिकल है जिनसे कैथोड रे बनी है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन है। ठीक, क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कैथोड रेज मेड अप ऑफ मेटल पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज नोन एज इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे जिनसे कैथोड रेज बनी हुई है। तो इस तरह से जे थॉमसन ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे उन्होंने फिर डेफिनेशन दी। तो यही हमारा टॉपिक था आज का, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रे। तो कैथोड रे की स्टडी से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन और जेम्स जेड, जो ये हमारे विलियम क्रूक थे या दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, और लास्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने जे थॉमसन ने सभी को बताया कि इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो है जिनसे मेटल पार्टिकल से बनी है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो कैथोड रे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है। ठीक, तो ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट, आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही बेसिक नॉलेज का था। तो क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी है, एनोड की डिस्कवरी है, तो सेम एक्सपेरिमेंट आगे भी रिपीट किए एनोड के लिए।